नमस्कार, मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत में बीते कुछ महीनों से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जिससे पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि कहीं पटरी पर पत्थर रखकर ट्रेन डीरेल करने की साजिश रची जा रही है। कहीं जो ट्रेन हादसे हैं काफी लगातार बढ़ते जा रहे हैं पिछले काफी दिनों से। ऐसा ही एक हादसा 8 सितंबर को टल गया, एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया और उस हादसे में जो कालिंदी एक्सप्रेस है, कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के साथ ये हादसा होने वाला था, ये साजिश घटनी जाने वाली थी, लेकिन वो हादसा टल गया। ट्रेन रेलवे पटरी पर एक सिलेंडर पड़ा था और उसके कारण, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ के कारण वो हादसा टल गया और आज उसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी मौजूद हैं लखनऊ पर। इनसे जानकारी लेंगे, तमाम जानकारी कि क्या हादसा था, इसके पीछे किसकी साजिश है और क्या इस मामले में कोई पाकिस्तान का एंगल है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष आज हमें अपना समय देने के लिए। जी उत्कर्ष, तो शुक्रिया सबसे कुमार। पहले अगर हम बात करें तो ये जो पिछले कुछ समय से ये जो हादसे हो रहे हैं, लगातार जो बढ़ रहे हैं ये हादसे, इनके पीछे क्या कारण है? पहले तो रेलवे मिनिस्ट्री को बहुत आड़े लिया गया, लेकिन जैसे जैसे ये मामले सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे अब हम वीडियोस देख रहे हैं, कई वायरल वीडियोस सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या एंगल है और क्या साजिश रची जा रही है? देखिए, मैं अगर कानपुर की सबसे नई घटना से बात करूं कुंवर, और जहां से आपने भी शुरू की इस पूरी चर्चा को, आपने इस चर्चा की शुरुआत की थी, अगर कालिंदी एक्सप्रेस वाली घटना की बात की जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर इस देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, अपने हिसाब से जांच कर रही हैं, जो मौके पर पहुंची हैं, कोई भी इस मामले में साजिश या फिर जानबूझकर इस हादसे को प्लान करने की संभावना को राउंड ऑफ नहीं कर रहा, उससे इनकार नहीं कर रहा। यानी कि इसको आप मात्र एक रेल हादसा मत समझिए, और इसलिए भी मत समझिए क्योंकि कानपुर का जो ये हादसा होते होते रह गया, उसमें सिर्फ एक सिलेंडर की बात नहीं है। देखिए, बहुत प्राइमा फेसी, मतलब बिल्कुल शुरुआती कुछ मिनटों तो शायद ये माना गया था रेलवे ऑफिशियल्स के जरिए या शायद उस ट्रेन ड्राइवर के जरिए कि भाई ये रेलवे ट्रैक है, हो सकता है कई बार ग्रामीण भी इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हों, इसका प्रयोग करते हों। और वो ग्रामीण, जैसे हम देखते हैं कई बार साइकिल पर कोई सिलेंडर ले जा रहा है, साइकिल पर वो उन चीजों को ले जा रहा है, ऐसे में होता ये है कि वो तमाम लोग, अगर साइकिल पर कोई सिलेंडर ले जा रहा है, किसी का सिलेंडर गिर गया और शायद ट्रेन तेज गति से 100 की रफ्तार बताई जा रही थी जब ट्रेन उस इलाके से होकर गुजर रही थी, तो शायद ट्रेन को देखकर वो वहां से आगे बढ़ गया होगा। ये बिल्कुल शुरुआती कुछ मिनटों का अजम्पशन था, बिल्कुल शुरुआती कुछ मिनटों का मानना था कि शायद इसलिए वहां सिलेंडर किसी का छूटा, कोई बाइक या साइकिल से उसको सवार ले जा रहा होगा, ट्रेन को देखकर हड़बड़ाहट में वो पीछे जो बांध कर हम देखते हैं ग्रामीण परिवेश में जिस तरीके से लोग ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस जगह पर ट्रेन को रोकने के बाद पहली जो सर्च शुरू हुई और पहली सुरक्षा एजेंसियों की टीम पहुंची रेलवे पुलिस के बाद, जिसमें यूपी पुलिस थी, और उनको लगा कि नहीं, जिस तरीके से वो सिलेंडर वहां पर था, ऐसा लगा जैसे उसको खोदकर गाड़ कर वहां पर रखा गया हो। न सिर्फ सिलेंडर, अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर वो पूरी स्टोरी मौजूद है, आपने, हमने और हमारे कई और सहयोगियों ने उस स्टोरी को वहां से किया है, जिसमें साफ दिखाई देता है या ये पता चलता है कि बात सिर्फ एक सिलेंडर तक की नहीं है। आप उस प्लानिंग को देखिए कि वो कितनी भयावह हो सकती थी, या अगर ये हादसा अंजाम दे दिया जाता उस तरीके से जैसा सोचा जा रहा था, तो कितना नुकसान हो सकता था कि एक तो सिलेंडर पूरा भरा हुआ था, अगर किसी भी घर्षण से रेल के वो सिलेंडर फटता और उस स्पार्क के कारण, फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लगती, तो पहले तो सिलेंडर वहां ब्लास्ट होता। वहीं पास में बोतल मिलती है जिसमें फ्लेमेबल लिक्विड मिला है, उसकी पुष्टि होनी बाकी है कि वो कौन सा तरल द्रव्य है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, क्या है, लेकिन होनी बाकी है। वो फ्लेमेबल जो बॉटल है वो सिर्फ बॉटल बंद नहीं है, उसके मुहाने पर एक पूरी बातिया रुई रखी है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हाथ से बम बनाए जाते हैं, जो लिक्विड फ्यूल के बम होते हैं। वहीं पर एक माचिस मिलती है, एक मोमबत्ती का टुकड़ा मिलता है, एक बैग मिलता है जिस बैग में से 3 पैकेट पाउडर मिलते हैं, और उस पाउडर को भी सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो बारूद हो सकता है। तो पहले मैं बिल्कुल इस बात को क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि इस पूरे घटना को देखकर, जैसा आपने भी कहा कि रेलवे मंत्रालय को या रेल को, कई लोग ये कहते थे कि देखिए सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, टिकट के प्राइस बढ़ रहे हैं, बजट बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा नहीं बढ़ रही। लेकिन ये कोई ट्रैक मेंटेनेंस ना कर पाने के कारण, पटरियों के सिग्नल के मेंटेनेंस ना कर पाने के कारण होने वाला या बच जाने वाला हादसा नहीं है।
ये जिस तरीके से दिखाई दे रहा है ये सुनियोजित प्लान है। अब जब इस प्लान की जांच हुई तो उसमें धीरे धीरे कई सारी कड़ियां खुल रही हैं और कई सारी कड़ियां खुलनी, कई सारी परतें खुलनी अभी भी बाकी है। मुझे लगता है आप आगे आने वाले सवालों में उन तमाम चीजों को पूछेंगे, लेकिन जी वहां क्या कुछ हुआ मुझे लगता है कि सबसे पहले ये रखना जरूरी था। और एक बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है, जब आप आगे बात करेंगे तो शायद मैं उसको बताऊंगा, जी जो 2017 का है, जो शायद थोड़ा डरावना भी है, लेकिन कई लोग इस एंगल पर नहीं सोच रहे हैं। लेकिन एक टिप उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसी जी कहानी के बारे में मिली है जो 2017 के एक हादसे से सीधा जुड़ती है। जी, देखिए ये तो बहुत बड़ी आपने चीज़ बताई, बहुत बड़ा अपडेट बताया। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि अगर अब जैसी भी सामग्री यहाँ से मिली हैं, सिलेंडर तो मिला, उसके साथ में आपने बात की कि एक बोतल मिली है और बारूद जैसी सामग्री मिली है, तो पूरी तरह से एक अगर हम बातचीत करें तो, और ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि क्या वहाँ पर एक ब्लास्ट की जो है वो तैयारी की जा रही थी? क्या कहीं कहीं प्लान में चूक रह गई? और क्या कोई बड़े हादसे को ये मोड़ ले सकता था ये मामला? जो ये मामला है सिर्फ एक ट्रेन डीरेल तक करने का नहीं, क्या इसमें कोई ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही थी? क्या ये सब चल रही है? इस पे अगर कोई अपडेट है, कोई यूपी पुलिस से या कोई एटीएस से कोई अगर अपडेट आया हो तो उस पे जरा कुछ बताइए। देखिए, एक अपडेट तो ये है कि करीब 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो जी 14 लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ इसी मामले को लेकर चल रही है। एक सस्पेक्ट है जिसका नाम बड़ा निकल कर सामने आया है, सोशल मीडिया पर ये नाम काफी ज्यादा है। इस बारे में जी शाहिद। एटीएस या यूपी पुलिस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। बिल्कुल सही आपने जी कहा, शाहरुख नाम है। जी जी वो नाम का कंफर्मेशन इसलिए अब तक नहीं हुआ है क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर तो है, लेकिन वो हम्म, सारे के सारी जो हिस्ट्री शीट है वो सिर्फ रेल अपराध से जुड़ी नहीं है। सिर्फ जी उसमें एक लिंक जो बन रहा है, क्योंकि एक हिस्ट्री शीटर यानी कि एक आतन अपराधी, हिस्ट्री शीट का जी मतलब ये है कि कई सारे अपराधों में सम्मिलित व्यक्ति, वो जी रेल हादसा होने के या हम्म, इस हादसे के, सिलेंडर के टकराने के, कालिंदी जी एक्सप्रेस के उस घटना हम्म, के ठीक बाद से हम्म, उसकी कोई लास्ट लोकेशन पुलिस के पास नहीं है। अधिकतर जी एजेंसियां हिस्ट्री शीटरों के मामले में एक अपडेट रखती हैं अगर वो मान लीजिए जमानत या हम्म, किसी भी तरीके से बाहर होते हैं। उनके मूवमेंट के बारे में उनको पता होता है, अगर वो अंडरग्राउंड भी होते हैं थोड़ा बहुत ये पता होता है कि वो मूव कर रहे हैं और ऐसे ही वक्त में उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये जी सोर्सेस के जरिए, और मैं वापस कह रहा हूँ सारी बातें सूत्रों के जरिए है, लेकिन ये बताया जी जा रहा है कि जो शाहरुख नाम का सस्पेक्ट है वो इस घटना के होने के ठीक बाद से एक तरीके से गायब है। लेकिन 13 से 14 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, हिरासत में लिया है। अभी इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया हो सकता है कुछ लोग उनमें से गवाह भी हों, हो सकता है कुछ लोग उस शक के दायरे में हों, या जैसा मैं आपको 2-3 कारण बताता हूं कि शक या पुलिस की जांच कैसे चल रही है, लोगों को ट्रेस जी करने की कोशिश कैसे की जा रही है। अगर आप हिस्ट्री शीट को अलग करते हैं, वो एक पैटर्न होता है, हम्म, किसी भी बड़ी घटना के बाद पुलिस सबसे पहले आसपास जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं उनको उठाती है, क्योंकि जी वो आदतन अपराधी होते हैं, तो ये पता करने की कोशिश उनका नेक्सस है कि नहीं। इस एंगल को अगर राउंड ऑफ कर दे कुंवर, तो जो हम्म, ये कालिंदी एक्सप्रेस का हादसा हुआ और इससे पहले ठीक पहले हमने देखा था, करीब अगस्त के महीने में जब हमने देखा था, वो 14 जी बोगी जी एक पूरी तरीके से डीरेल हो गई थी। डिलेड हालांकि हो गई। ईश्वर का शुक्र रहा कि उसमें कोई भी जानमाल की हानि नहीं हुई थी, लेकिन 14 बोगियां जिसमें उतरी थी उसमें और कालिंदी एक्सप्रेस के इस हादसे की कोशिश में एक पैटर्न की सिमिलैरिटी है। वो ये है कि ये दोनों ही हादसे जिन जगहों पर हुए हैं वो पास के एक हाईवे से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। मतलब रेलवे ओ ट्रैक और एक हाईवे की दूरी 100 मीटर के पास की है। पुलिस इस मामले में, कालिंदी एक्सप्रेस के मामले में, ये देख रही है कि उस हाईवे के जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, दोनों छोर के जो टोल हैं, उन टोल की सीसीटीवी फुटेज, करीब मुझे बताया गया कि 72 सीसीटीवी फुटेज या 72 डीवीआर की जांच हो रही है, जो बहुत जी सारे होते हैं। एक एक डीवीआर में कई घंटों की फुटेज होती है। जी 72 की जांच की जा रही है। जो जांच का पैमाना है उसको कहां पर नैरो किया गया है, क्योंकि आप सिर्फ फुटेज देखते रहेंगे तो आपको तो गाड़ियां हम्म, पास ऑन होती दिखेंगी। हम्म, एक चीज, जो बैग मिला है, क्या कोई गाड़ी उस तरीके का बैग ले जाती है, किसी गाड़ी में वैसा बैग दिखता है क्या? दूसरा, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर हम्म, अमूमन हो सकता है दुपहिया पर हो, चार पहिया पर हो, वो जब आप रखा हो वो कैरी करना कई बार कांच से दिख जाता है, खासतौर पर अगर वो उजाले का वक्त हो तो और आसान हो जाता है। लेकिन अगर वो शाम का भी वक्त हो, क्योंकि टोल के पास गाड़ी रुकती है, तो कोई गाड़ी जो जी सिलेंडर कैरी करके ले जा रही थी, कोई गाड़ी जो उससे मिलता जुलता बैग कैरी करके ले जा रही थी। इन दो आधारों पर तमाम सीसीटीवी फुटेज को तलाशा जा रहा है, उनकी गहनता से एक तरीके से समीक्षा हो रही है, देखा जा रहा है कि फुटेज को वेरीफाई किया जा रहा है। हम्म, उस आधार पर जो गाड़ियों के नंबर या सस्पेक्ट मिलेंगे उनको भी पुलिस अपनी गिरफ्त में लेगी। तो ये दो पॉइंट हैं जी जिस पर सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया, एक जो नाम है शाहरुख, शाहरुख क्योंकि वो एक जी आतन अपराधी है, वो उत्कर्ष इस पूरी अगर हम घटना के गायब है।
अगर हम इसी नाम के इर्द गिर्द थोड़ा घूमे, आपने बताया कि 14 गिरफ्तारियां हो चुकी, 14 लोगों से जांच पड़ताल गिरफ्त चल में, रही है, हिरासत में, जी। हिरासत में है, बातचीत हो रही है, उनसे जांच हो रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, लगातार एक्शन में पुलिस है। लेकिन ये जो एक नाम है शाहरुख, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। अगर इसके बारे में कुछ विस्तार में बताएं कि जो ये 14 लोग पकड़े गए हैं और ये शाहरुख भी जो एलिमेंट है, जो शाहरुख नाम का व्यक्ति है, ये किस तरह के जुर्मों में पहले पकड़ा जा चुका है, किस तरह का इसका जो पास्ट रहा है, क्या हिस्ट्री शीटर अगर ये रहा है तो किस तरह के क्राइम में ये इन्वॉल्व रहा है। क्योंकि एक बड़ा सवाल हो जाता है, क्या ये किसी आतंकी संगठन से जुड़ते इसके तार दिख रहे हैं, या फिर ये जो 14 लोग पकड़े गए हैं, 14 लोगों से जांच चल रही है, 14 लोगों से बातचीत हो रही है, क्या इनका कोई आतंकी एंगल है, किस तरह के क्राइम ये कर चुके हैं? कुछ अगर इस बारे में आप जानकारी दे सके तो। देखिए, आप जो शाहरुख के बारे में दो शब्द एक अंग्रेजी के कह सकता हूँ। एक तो जैसे मैंने कहा हिस्ट्री शीटर यानी आतंक अपराधी है, कई सारे अपराध उसके नाम पर है। दूसरा जो है जिसको एक शब्द कहा जाता है कि आप मतलब आप उसको ये कह लीजिए कि एक नोटोरियस क्रिमिनल जो होता है, अगर उसके लिए बहुत सीधे शब्द कहूं, जो शरारती होते हैं, कि कई बार ना वो एक आदत होती है चैलेंज करने की, या एक आदत होती है कि आप एक ही थाना क्षेत्र में बार बार अपराध करते हैं, एक ही इलाके में अपराध करते हैं। तो कई बार उनको पुलिस हिस्ट्री शीटर, कई बार आतंक अपराधी, कई बार वो चैलेंजर होते हैं। शाहरुख के मामले में वो चैलेंजर नहीं है। चैलेंजर मतलब हो जाता है कि आपने हीनियस क्राइम किए हो, मतलब आपने एक थाना इलाके में आपने आके हत्या की, वो सारा थाना अलर्ट पर, और आपने फिर वहीं वो क्राइम किया। आप शाहरुख के मामले में ये है कि वो हिस्ट्री शीटर तो है, लेकिन जो अधिकतर अपराध हैं वो ग्रामीण परिवेश में किए गए अपराध हैं। एक गांव और उसके आसपास आकर क्राइम में, या उस जगह पर होने वाले ऑर्गेनाइज क्राइम में वो एक हिस्सा रहा, वो एक टूल रहा। इसीलिए उसको एक पेशेवर अपराधी हिस्ट्री शीटर भी कहा जा रहा है कि नहीं, जरूरत पड़ी, कोई गैंग कहीं मूव कर रहा है तो आप उसमें जरूरत पड़ना है तो आप एक टूल की तरह हैं, जो आप फिट भी हो सकते हैं और आप उससे बाहर भी हो सकते हैं। आप इसको अब पूरे तरीके से प्रोफेशनल क्रिमिनल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो उस आदत में मिलती हैं। लेकिन फिर भी इसलिए मैंने कहा कि पूरी तरीके से राउंड ऑफ नहीं और पूरी तरीके से पुष्टि भी नहीं है कि शाहरुख क्या मोस्ट वांटेड है। वो पुष्टि ना होने का एक कारण है, या मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम अभी तक सार्वजनिक ना आ पाने का एक कारण जो सबसे बड़ा है कुंवर, वो ये है कि शाहरुख के खिलाफ मतलब सुरक्षा एजेंसी अभी भी इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या शाहरुख लोन वुल्फ हो सकता है। देखिए, आप कई सारे अपराधों में शामिल रहे हों, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया कि जो संगठित अपराध होते हैं, चोरी, जुआ, संगठित अपराध में कई सारे स्मगलिंग या किस तरीके के सामान को इधर से उधर ले जाना। आप एक एरिया के मास्टर हो सकते हैं, आप वहां पर आपका दबदबा हो सकता है, लेकिन क्या आप एक ऐसे अपराध को अंजाम देने की सोच सकते हैं जो अगर सक्सेसफुल होता तो शायद सैकड़ों की संख्या में वहां जरहानी हो सकती थी। क्योंकि वही जो तैयारी, वापस अगर हम बात करें, सिलेंडर ब्लास्ट होता, पूरी ट्रेन इंजन का हिस्सा टकराता, रात का वक्त, काफी कुछ उसमें हो सकता था। 8:30 बजे के आसपास वो इंजन हिट किया है, तो देर रात का वक्त, और उसमें बहुत कुछ चीजें डैमेज हो सकती थी। क्या वो इतना बड़ा रिस्क अकेले एज ए लोन वुल्फ का मतलब होता है कि वो अपराधी जिसने एक अपराध को अकेले अंजाम देने की सोची हो, पूरा गैंग या पूरा समूह ना हो। हाँ, आपके सवाल का दूसरा एंगल, जहां पर आप शाहरुख को एक मिनट के लिए अलग कर लीजिए कुंवर, किस एंगल पर मेरी आज पुलिस के और यूपी सुरक्षा एजेंसियों के, बड़ी बड़ी एजेंसियों के, एटीएस भी जिसमें शामिल है, बड़े अधिकारियों से ऑफ रिकॉर्ड बात हुई है। लेकिन कुछ बातें जो ऑन रिकॉर्ड मैं बिना नाम के बता सकता हूं, उनको कोट ना करते हुए, लेकिन जानकारी ऑन रिकॉर्ड है, वो मैं जो आपको बताऊं कि हाँ, इस पूरे मामले में, कानपुर के मामले में, कहीं से भी उत्तर प्रदेश की या देश की सुरक्षा एजेंसियां विदेशी ताकतों के इन्वॉल्वमेंट को राउंड ऑफ नहीं कर रही। वो ये नहीं मान रही कि ये बहुत बड़ा अपडेट दिया है आपने, या जी शाहरुख या किसी कानपुर के आसपास के एक नटोरियस गैंग ने, जो पटरियों पर इस तरीके से, कुछ हम देखते हैं कई बार ये होता है कि लोग रॉड रख देते हैं, वीडियो बनाते हैं, और ऐसा ब्लॉगर पकड़ाया भी है, पर एजेंसियां ये मान रही हैं कि ये सिर्फ जरूरी कि ऐसा मामला हो। अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आज हमने एक वीडियो किया है, और हमारे जो तमाम दर्शक अभी देख रहे हैं, बाद में इस वीडियो को देखें, वो भी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने 4 देशों का जिक्र किया है। और अगर आपके पास समय हो तो मैं उस कहानी का थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, जिसमें सीरिया का भी नाम आता है, जिसमें दुबई का भी नाम आता है, जिसमें नेपाल का भी नाम आता है, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हमको करने वाला है या ऐसा मंशा रखने वाले देश में पाकिस्तान का भी नाम आता है। जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल अपडेट दीजिए। जी, कानपुर के ही इलाके में हुआ ये था कुंवर, 2017 में कानपुर देहात रीजन में एक गांव है पुखराया में एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। 140 लोगों की उस हादसे में मौत हुई थी, और मैं बतौर रिपोर्टर उस हादसे को कवर कर चुका हूं।
तो मैं ग्राउंड जी। पर मौजूद था और वो बहुत विभत्स, मतलब देर रात को ही वो हादसा हुआ था। कुछ 2 जी। बोगियां स्लीपर की तो ऐसी थी जो आपस में बिल्कुल मतलब यूं कह लीजिए चिपक कर वो आपस में इतनी इन्वॉल्व हो चुकी थी। और वो अ, ठंड का वक्त था, मतलब शादियों का सीजन था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब वो गैस कटर से बोगियां काटी जा रही थी, तो सबसे ज्यादा जो सामान निकल रहा था वो महिलाओं के सुहागनों की जो चूड़ियां, साड़ियां, इस तरीके के सामान थे, या जी। शादी के कार्ड बैगों बैगों में निकले थे। लोग किसी शादी को अटेंड करने जा रहे हो, वो उतना बड़ा हादसा था। उस हम्म। हादसे को रेल हादसा ही माना गया, हम सब ने उसको रेल हादसे के तौर पर कवर किया था। हम्म। लेकिन उसके बाद जब उस मामले की जांच शुरू हुई, और खास तौर पर एनआईए जैसी जब नेशनल एजेंसीज उस जांच में इन्वॉल्व होती हैं, तो एक चीज पता चलती है कि पुखराया का हादसा बिहार के गैंग ने किया था। उन्होंने उस ओ। हादसे को अंजाम दिया था, बिहार का गैंग था। जितना मुझे ध्यान आ रहा है मोतिहारी के पास का वो गैंग था। अब इस गैंग का कनेक्शन, इसकी कहानी मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। हुआ यह था कि बिहार के गैंग को आईएसआई ने नेपाल रूट करके पैसे दिए थे बिहार में रेल हादसा करने के लिए। उस गैंग ने बिहार में रेल हादसा वो नहीं कर पाए, वो उसको सक्सेसफुली अंजाम नहीं दे जी। पाए। डर की वजह हो, प्लानिंग ना हो पाना हो, मौका ना मिलना हो, जो भी वजह हो, वो बिहार में नहीं कर पाए। नेपाल में उस गैंग के 2 लोगों को बुलाया गया और दुबई के एक व्यापारी की मदद से पूरा पैसा फ्लोट किया जा रहा था। नेपाल में उस गैंग के 2 लोगों की हत्या करवा देती आईएसआई। जब 2 लोगों की जी। हत्या हो जाती है, तो उस गैंग के बाकी बचे लोग डर के मारे कि अब उनकी भी हत्या करा दी जाएगी, वो सोचते हैं कि चलिए बिहार में मौका ना मिला, कहीं और जाकर वो एक जगह ढूंढते हैं। वो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के पुखराया में एक रेल हादसे को अंजाम दे देते हैं, जिसमें 140 लोगों की मौत हो जी। जाती है। ये तो पैसा उत्कर्ष। देकर रेल हादसे कराया हम्म। गया था। हम्म। जी, तो आप उत्कर्ष, कुछ क्या कह रहे इस मामले में भी जो अब ये मामला सामने आया है, आपकी भी आज पुलिस से बात हुई, आपकी इनसाइडर सोर्सेज से बात हुई है, तो क्या इस मामले का भी कुछ एंगल आईएसआईएस, क्योंकि जो आईएसआईएस नाम आ रहा है, क्या आतंकी संगठनों से कुछ तार जुड़ रहे हैं? और जैसे कि हमने बताया कि अभी बीते कुछ महीनों में काफी हादसे हुए हैं, रेल हादसे हुए हैं जहां ट्रेन डीरेल हुई हैं, तो क्या उनके कनेक्शन भी कहीं आपस में कुछ तार जुड़ते नजर आ रहे हैं? क्या जो पुलिस है वो तार जोड़कर भी कुछ जांच कर रही है, कुछ हर चीज को इसमें लिया जा रहा है? क्या इसके बारे में क्या अपडेट है? मैं 2 बातें बताता हूँ। 2 नाम है, बहुत कॉमन से सुनाई देते हैं, बहुत आपस में एक जैसे सुनाई देते हैं। एक है आईएसआई और एक जी। आईएसआईएस। जी। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आपको पता होगा, हमारे दर्शकों को भी पता होगा, लेकिन जी। मैं जी। फिर भी जी। क्लियर कर रहा हूँ। हम्म। और हम्म। आईएसआईएस एक आतंकी संगठन है जो कि जी। जी। गल्फ कंट्रीज के और आगे सीरिया खास तौर पर जो उसका सेंटर है, वहां से ऑपरेट करता है। जी। जी। 2017 का एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ और फिर आपको शायद जवाब का थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। जी। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। चुनावों के बीच में राजधानी लखनऊ में तेलंगाना पुलिस एक टिप देती है यूपी पुलिस को, यूपी एटीएस को, कि राजधानी लखनऊ की, और स्पेसिफिक टिप होती है। एक, मतलब आप ये मान के चलिए, पिन कोड एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है कि यहां पर एक मॉड्यूल का आतंकी है। जिस दिन वो टिप मिलती है और यूपी एटीएस वहां कार्रवाई करने जा रही होती है, उस दिन सुबह मध्य प्रदेश में एक ट्रेन में ब्लास्ट होता है। वो टाइमर लगाकर किया गया ब्लास्ट होता है। उसको शायद ओ। भोपाल से रखा गया था और इंदौर और हम्म। उज्जैन के पास, में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उनके बीच में या इंदौर या उज्जैन में से किसी जगह के पास वो ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जी। ट्रेन की बोगी में दिन के वक्त वो ब्लास्ट होता है। और वो होता यह है कि जैसे जनरल बोगी में अगर हमारे कोई भी हम्म। दर्शक सफर किया, आपने कभी सफर किया, हम्म। तो ऊपर सामान रखने की जगह होती है जी। जी। जिसमें जी। अक्सर लोग बैठ जाते हैं। हम्म। हम्म। ऊपर उन्होंने बैग रखा था और चूंकि दिन का वक्त था तो लोग नीचे बैठे हुए थे जहां सीट होती है, ऊपर कोई नहीं बैठा जी। था। तो ट्रेन का छत का हिस्सा तो फटा, लेकिन वो एक टेस्टिंग थी जो पता चला है। जी। अब सुबह ब्लास्ट होता है, वहां पर कुछ लोग अरेस्ट होते हैं। तेलंगाना पुलिस की टिप की टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो जाती है, शायद उस ब्लास्ट को भी रोका जा सकता था। खैर, लखनऊ में यूपी एटीएस 36 घंटे तक एक एनकाउंटर करती है, 36 घंटे तक ऑपरेशन चलाती है। जी। और देर शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, यूं कह लीजिए संयोग से कि मैंने उस एनकाउंटर को भी लाइव देखा है और उस एनकाउंटर को जी। कवर किया है। रात के हम्म। 3:30 बजे एक घर के अंदर, मतलब आप सोचिए शाम को 5:30 बजे का एनकाउंटर शुरू हुआ, 3:30 बजे खत्म करना, जबकि आपको पता है कि वो इकलौता घर है जिसके अंदर एक आतंकी है। आपको उसको खत्म करने में इतने घंटे लग जाते हैं। उस घर के अंदर से बम बनाने के सामान से लेकर हथियार, रेलवे का मैप, आईएएस जी। का झंडा, जिसको हम आईएस भी जी। कहते हैं, वो जी। काले जी। रंग जी। का झंडा, आईएएस का झंडा, वो मिलता है। और ये उत्तर प्रदेश में आईएएस की मैपिंग शायद पहली बार मिलती है। ये दरअसल आईएस का एक मॉड्यूल है जिसका नाम है खुरासान मॉड्यूल। और खुरासान जी। मॉड्यूल पूरा। सेल्फ वुल्फ को या लोन वुल्फ को तैयार सेल्फ प्रोक्लेम करने वाला एक मॉड्यूल है। दरअसल इसमें लोगों को ट्रेन करने के लिए सीरिया नहीं बुलाया जाता, जैसे हमने कई बार क्राइम हम्म। स्टोरीज में सुना या पढ़ा है कि जी। नेपाल के जी। रास्ते को या सीरिया पाकिस्तान भेजा ऑक्युपाइड जाता है। के हम्म। जगह पर जो हम्म। पाकिस्तान के ऑपरेटेड आतंकी संगठन है वो हम्म। वहां ले जाते हैं।
सीरिया जी के जो ISIS का मॉड्यूल है सीरिया ले जाता है। इसमें होता यह है कि आपको किसी तरीके से संपर्क करके आपको इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप खुद कोई चीज करने को तैयार हो जाते हैं और आपको सिर्फ गाइड किया जाता है डार्क वेब या उस माध्यम से, कम्युनिकेशन माध्यम जी। से। तो एक तरह से ज्यादा स्लीपर सेल का काम करने के लिए। जी, जी तो ज्यादा शक इस बात का है कि ISI पाकिस्तान की जो एजेंसी है, हम्म, अभी जो कानपुर में हो रहा है उसके बारे में मैं बता रहा हूं और आपके सवाल हम्म, के बिल्कुल जवाब पर आ रहा हूं अब। जी एजेंसियों का ये मानना है कि ISI को राउंड ऑफ तो नहीं कर रहे, लेकिन उनका ये मानना है कि इस वक्त ISI के पास उस तरीके से फंड नहीं है जो उन्होंने 2017 में किया कि गैंग को पैसे दिए और वो हमला जी करा दें। इसीलिए शक ज्यादा ISIS के ऊपर है कि जिसने अपने खुरासान मॉड्यूल को, जिसको पूरी तरीके से खत्म शायद नहीं किया जा सका, उसके बहुत फॉलोअप हुए थे, क्योंकि लखनऊ में जब घटना हुई, कानपुर का वो लड़का था सैफुल्ला, जो कि आतंकी था, वो कानपुर का रहने जी वाला था, और उसके बाद पूरे स्लीपर सेल को ढूंढा गया। लेकिन शायद ये लग रहा है कि खुरासान मॉड्यूल का कोई स्लीपर सेल, वो जो अपने आप को एक्टिव नहीं रखते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वैसा रहा, और अब वो एक्टिव हुए हैं जो लोन वुल्फ के तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि जब आप पूरी चेन ऑफ कमांड को, या आप एक ग्रुप में नहीं होते, जब आप लोन जी वुल्फ होते हैं तो बहुत ज्यादा हम्म, सबूत नहीं होते, एक व्यक्ति जी वो खत्म, वो गायब, सब कुछ गायब, और ऐसे में ज्यादा दिक्कत आती है। और इसीलिए जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द जी का इस्तेमाल किया अपने वाक्य में कि लगातार जो कानपुर के आसपास हो रहा है, वो लगातार शायद इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज चेन नहीं है, ये एक लोन वुल्फ है जो लोन वुल्फ तैयार किए जा रहे हैं। हाँ, डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए अपने आप को तैयार कर रहा है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है। एक शक है, लेकिन सिर्फ यही है, मैं वापस कहूंगा, ये इसको नहीं मानिए, कई सारे एंगलों पर जांच हो रही है, लेकिन हाँ, सबसे खतरनाक एंगल, या जो शायद सबसे चिंताजनक में एंगल हो सकता है, वो यही है कि आतंकी घटना अगर है, या आतंकी घटना के तौर पर प्रयास दिया जा रहा है, तो इसका पूरा रॉ मटेरियल से लेकर जो व्यक्ति शामिल है वो शायद भारतीय है, जो ब्रेन है, जो ट्रेनिंग है, जो तरीका है, वो एक मॉड्यूल का तरीका है जिसको खुरासान मॉड्यूल सबसे पास माना जा रहा है इस वक्त। कुमार जी बहुत बड़ा अपडेट दिया आपने, मतलब इस जानकारी के लिए मेरे ख्याल से पहली बार ये जानकारी सामने आ रही होगी, बहुत बड़ी जानकारी है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर कोई लोन वुल्फ वहां पर है तो अगर आप इनकाउंटर कर देते हैं तो आप मतलब कि वो सारी जानकारी चले जाती है। अगर एक लोन वुल्फ है तो आपको अगर वो जानकारी निकालनी है, पूरा जो ये सर्किट, ये जो ट्रैक चल रहा है, अगर इसको पकड़ना है तो बहुत जरूरी है कि आपकी जो जांच पड़ताल हो वो बहुत ही पुख्ता हो। और आपको, जैसे कि आपने बताया कि बम से जुड़े जो पहले भी सामान थे ऐसे मिले थे, तो अब भी इस बार भी जो हमने देखा है कि बारूद जैसे कुछ सामान मिले हैं, और बोतल, जैसे कि हमने कहा कि बोतल के अंदर भी कुछ जलने वाला पदार्थ था, तो उसमें भी जो चीजें हैं, और माचिस और वहां पर मोमबत्ती भी मिलती है, तो जो आसार हैं, जो ये एंगल हैं, सारे उस तरफ को जा रहे हैं। तो पुलिस की जो जांच भी हो जाती है वो भी कहीं ना कहीं इसको ट्रीट करने का भी कुछ अलग वे हो जाता है कि इसको इस तरीके से जांच नहीं किया जा सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और बहुत ही अहम आपने जानकारी दी है। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को जो ये जानकारी मिली है बहुत बड़ी जानकारी है। इस मामले में आगे क्या अपडेट होते हैं, ISIS का क्या एंगल आता है, पाकिस्तान से जुड़ा और क्या एंगल आता है, और शाहरुख की गिरफ्तारी पर और शाहरुख से जुड़े क्या अपडेट हैं, और ये जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं इनसे जुड़े कैसे तमाम जो हमें पुख्ता जो सबूत मिलते हैं, आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्कर्ष, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें अमर उजाला।